नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दी। हालांकि चार्जशीट जब दाखिल की थी उस वक्त हमने चर्चा किया था 365वां दिन था। 365वें दिन चार्जशीट, यानी ईडी का हाथ खाली था क्या। लेकिन चार्जशीट दाखिल करते इस वक्त ईडी से एक बहुत बड़ी चूक हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने चर्चा नहीं की। ऐसी चूक मोदी की ईडी से हुई है जो ईडी की फजीहत करवाएगी, मोदी की फजीहत करवाएगी, मोदी सरकार की फजीहत करवाएगी। और वो चूक राहुल और सोनिया गांधी पर जो चार्जशीट है, इस चार्जशीट को डस्टबिन में डालने के लिए पर्याप्त आधार बन सकती है, यानी चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है। अब मामला जाएगा अदालत में, क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले कुछ ऐसा कहा था, कुछ ऐसा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश में फंस गए हैं ईडी वाले साहब। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन जो होता है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको कितने बारीकी से अपने ही फैसले के मद्देनजर देखती है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। क्यों हम चर्चा में लाएंगे आज उसको। चर्चा में इसलिए लाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था और आज के सीजेआई का ही आदेश था, सीजेआई बनने से पहले, चुनावी मशीन के पर्चियों के मिलान वाला। और फिर चुनाव आयोग की एसओपी जो आती है और आंखों के सामने फर्जीवाड़े की एक कोशिश होती है कि आप चुनावी जो आपका डाटा है उनसे मिलान करने के बजाय आप मॉक पोल करवाने लगते हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जिस साहब का आदेश था वो सीजेआई हैं, लेकिन अब तक उस पर फैसला नहीं आया है। ये तमाम दांव पेच हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उस आदेश के हिसाब से ईडी की चूक, उस चूक के आधार पर तत्काल ये चार्जशीट खारिज होने का आधार बनता है। लेकिन आधार फिर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही। सीधा चलते हैं हम हेमंत भाई के पास, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि जो आदेश आया था 6 महीने पहले, बाकी डिटेल में बताएंगे हेमंत जी। उस आदेश को खाली पढ़ देता हूं मैं और उसका पूरा व्याख्या उसकी करेंगे हेमंत जी। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए वो स्क्रीनशॉट कि आदेश क्या था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जरा पढ़िए। यहां जानना जरूरी है कि नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 197(1), जिसके तहत मौजूदा वक्त में सीबीआई को अनिवार्य रूप से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए मामलों में भी लागू होगी। सीआरपीसी की धारा 197(1) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी जो बीएनएसएस है, इसकी धारा 218 से बदल दिया गया है और इसमें समान प्रावधान हैं। बस हटा दीजिए अब इसको। अब यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या पूर्व अनुमति ली गई थी। हेमंत भाई, ईडी की ये चूक, क्या सरकारी जो एजेंसियां हैं उनमें बैठे हुए अफसर अब कानून, न्याय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इन सबको पढ़ते भी नहीं है क्या? सिर्फ ऊपर आका के आदेश का इंतजार करते हैं। आका ने कह दिया तो न बही न खाता न बही, जो आका कहे वही सही, तत्काल लग गए। पहले तो हम लोग पहले कहते थे कि अफसर पहले भी गलत करते थे, पहले भी गलत करते थे, सरकार के दबाव में थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन अफसर अपनी गर्दन हमेशा बचा के चलते थे। वो कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाते थे कि कल को वो फंस जाए। ईडी ने जो किया है इसमें तो ईडी फंस गई। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बारीकी से, भैया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी व्याख्या वही करेगी, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जो हमको नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ईडी के कई अफसर नप जाएंगे, उनकी गर्दन फंस जाएगी। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो डायरेक्शन थी ना सुप्रीम कोर्ट का, ये बाकायदा स्पीकिंग ऑर्डर था और ये नवंबर 2024 का था। इसके बेसिस पे अगर आपको ध्यान हो तो जनवरी के अंदर इसी साल
जो ईडी के डायरेक्टर है मिस्टर राहुल नवीन, उन्होंने अपनी जितने भी जो फाइनेंशियल करप्शन वाली जो ब्रांचेस हैं, वित्तीय अपराध जांच एजेंसी, उसकी सभी इकाइयों को निर्देश भी दिया था कि इस तरह की कोई भी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट के बारे में दायर करने से पहले जो भी लोक सेवक हैं उनके खिलाफ बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी तरह की पूर्व अनिवार्य रूप से जो मंजूरियां हैं वो ली जाए। वर्ड इज लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। तो सोनिया गांधी भी एक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के नाते लोक सेवक है, और राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता है। वो ना केवल लोक सेवक है बल्कि एक संवैधानिक पद है विपक्ष के नेता का भारत में। तो उसके अंदर ये जरूरी है या नहीं, पहला सवाल तो ये आएगा। यही कारण है, इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, राहुल नवीन का ये ऑर्डर जनवरी में आया। इससे पहले अगर आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव का जो जमीन के बदले नौकरी वाला मसला है वो देख लीजिए, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का देख लीजिए, केजरीवाल का देख लीजिए, और चिदम्बरम का देख लीजिए, पी चिदम्बरम का, वो तो आईनेक्स मीडिया के मामले में, उन सब के खिलाफ जांच से पहले मंजूरी ली, प्रोसिक्यूशन की परमिशन पहले ली गई। ये दोनों तो एक मेंबर पार्लियामेंट है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो निश्चित तौर पे ये केस बनेगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माफ कीजिएगा। इसमें सिंपल ये है कि जब वो चार्जशीट, पहली बात तो अभी जो 25 तारीख आएगी उसमें पहले जो रोज एवेन्यू कोर्ट है, पहले तो वो इसका कॉग्निजेंस लेगी, उसका संज्ञान लेगी। उसके बाद वो चीज आगे अगर बढ़ती है तो जब अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ जो जवाब दावा जाएगा उसमें इसको मेन पॉइंट बनाया जा सकता है। मेन पॉइंट क्यों बनाया जा सकता है कि ये कोई लंबी चौड़ी बात, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको लागू करना तो सबकी मजबूरी है। उसमें अगर उनको राहत नहीं मिलती है तब फिर वो यहां से हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऑर्डर एक्सप्लेनेटरी है और राहुल नवीन की भी डायरेक्शन है उसके ऊपर, ईडी डायरेक्टर की, कि जो भी करें आप विदाउट फेलियर सब में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लें। तो यहां तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इतनी बड़ी बात नहीं थी, सारा सिस्टम मोदी जी का है। उधर लोकसभा के स्पीकर तैयार बैठे हैं, 1 मिनट में दे देंगे बिरला साहब। उधर धनखड़ साहब को तो पता ही है आपको, वो सोनिया गांधी के खिलाफ 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो लेकिन ये एक चूक है, तकनीकी पेच है, ये कानूनी चूक है, और इस पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट जो है, पहले तो राउस एवेन्यू कोर्ट और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहाँ रिलीफ मिल गया तो फिर तो चार्जशीट ही गई समझो, और नहीं तो अगर मान लो यहाँ नहीं होता है तो फिर डिपेंड करेगा कि जो डिफेंडेंट्स हैं राहुल और सोनिया, क्या उसको वो दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं नहीं। लेकिन चूक गंभीर है ये, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट तो हैं दोनों। अब ईडी का इसमें खेल क्या हो सकता है, ईडी इसमें एक वो ले सकती है कि इन दोनों ने जो एजेएल में जो कुछ भी इनके ऊपर आरोप है वो इनकी प्राइवेट कैपेसिटी में है, ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा पब्लिक सर्वेंट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर वर्बेटिम अगर आप देखेंगे तो उसमें पब्लिक सर्वेंट का जिक्र है, वो ऑफिशियल कैपेसिटी और पर्सनल कैपेसिटी का मेंशन नहीं है वहां पर। और जब इतने लोगों की आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ले रहे हो तो इनकी भी ले लेते। खासतौर पर इस तरह का जो मसला होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जिसमें इन्वॉल्व है, उसमें तो वही बात है ना कि ईडी कोई भी चूक छोड़ती नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई गड़बड़ हुई तो उसमें भद बहुत ज्यादा पिटती है, बाइस की भी बात आएगी। डॉगी मीडिया तो नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे राब जैसे तो बताएंगे कि भाई क्यों हुआ ये। जब चिदम्बरम का ले सकते हो आप, चिदम्बरम तो आज की तारीख में उस तरीके से वो नहीं है। राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई, सोनिया गांधी तो कितनी वो रही है, उनके आपने नहीं ली और इन सब की ली है। तो कहीं ना कहीं एक कानूनी नुक्ता तो ये बढ़ेगा, और डिपेंड करेगा कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वो इसको किस रूप में लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ है कि पब्लिक सर्वेंट, दे हैव नॉट मेंशन्ड इन द पर्सनल कैपेसिटी और इन ऑफिशियल कैपेसिटी, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस बाय द कंसर्न्ड कोर्ट ओनली। लेकिन बड़ा मामला है ये, संवेदनशील मामला है, और मोदी और शाह की कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि इसमें ईडी की भी साख जुड़ी हुई है। चूक गंभीर है, जैसा आपने कहा, चूक गंभीर है, और कम से कम अगर मान लो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं भी लेनी थी आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, अगर नहीं भी लेनी थी तो उसके कागजों की खाना पूर्ति कर देते, अपनी लीगल सेल से पूछ लेते। लीगल सेल में आप अपने एलआर वगैरह से पूछ लेते कि भाई इसमें जरूरत है या नहीं, तो वहां फेस सेविंग हो जाती है। जो कंसर्न्ड जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ है, उसकी फेस सेविंग ग्रेस हो जाती है कि साहब मैंने तो पूछा था और मेरे एलआर उसने लीगल ब्रांच ने मुझे मना कर दिया। लेकिन यहाँ तो इस मामले में जो है सीधा सीधा एक नुक्ता तो दे ही दिया है, और जिस तरीके का ओवरऑल केस है जिसमें ना मनी कहीं इन्वॉल्व है, उसके जब मनी नहीं है तो लॉन्ड्रिंग किस चीज की करोगे, तो उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे। तो अपने आप में पूरे का पूरा केस जिस तरीके से, अच्छा इससे पहले ईडी एक बार कह भी चुकी है कि जब फाइल पे जो लिखा गया था कि इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, एक ईडी डायरेक्टर ने कह भी दिया था। उसके बावजूद भी अब ये क्यों एक्टिवेट हुआ, किन कारणों से हुआ, तो पूरे का पूरा मामला संदिग्ध है एक तरीके से। और ये जो लेकिन छोड़ दिया है, इसमें मुझे लगता है कि इनको राहत मिल सकती है,
देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, और वो निश्चित तौर पे इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। राहत क्या, अगर चार्जशीट ही पेश हो गया, चार्जशीट ही फेंक दिया गया, तब तो ये बहुत बड़ी, मतलब जो अभी पिछले 2-3 दिन से आप संबित पात्रा और तमाम ऐसे जितने पात्र लोग हैं भाजपा में, वो सारे के सारे जिस हिसाब से डकैत लुटेरे क्या क्या बता रहे हैं, ये गांधी परिवार ने ये किया वो किया, लूट लिया, खा लिया, डकैती डाल दी, ये क्या मुंह दिखाएंगे? देखिए ईडी की बात आपने कही, फजीयत होगी। ईडी तो वैसे ही, ईडी की हालत ये है कि कहीं पब्लिकली मुंह नहीं दिखा सकते, ताकत है जाए किसी घर में घुस जाए, लेकिन ये मुंह क्या दिखाएंगे? तो बार बार मुझको लगता है कि इस सरकार में नेताओं में और एजेंसियों में होड़ है कि कौन ज्यादा थेथर है। हम लोग क्या कहते हैं, थेथर मतलब बेशर्मी का भी, जब जब बेशर्म और भी विशुद्ध रूप में सामने आता है और भी प्योरीफाई होकर के बेशर्म आदमी आता है तो उसको थेथर बोलते हैं। मतलब फिल्टर्ड, बेशर्मों का फिल्टर्ड स्वरूप, उसको थेथर बोलते हैं, ऐसे मानिए। तो नेताओं में और एजेंसियों में तो होड़ है कौन ज्यादा थेथर है। नेता रोज बेशर्मी करते हैं, घनघोर बेशर्मी करते हैं, घनघोर बेशर्मी। बताइए, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में दलितों पर, दलितों को के दूल्हों को पीटने की खबरें रोज आ रही है, रोज साहब रोज, हद है, दलित को मार के जलाया जा रहा है, उस वक्त योगी आदित्यनाथ कहते हैं बंगाल में वंचितों दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। ये क्लिप हमने चलाई, क्लिप चलाते समय क्या बताएं, सर पीट रहे थे। और क्या कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ है। आप खाली गूगल में जाइए, सब दर्शकों से, उत्तर प्रदेश और दलित, खाली 2 कीवर्ड डाल दीजिए और सर्च करिए न्यूज पे जाकर के, आपको पिछले 1.5 महीने में दलितों को पीटने का, कहीं पर साइकिल नहीं दिया तो दलित को पीट दिया, साइकिल मांगा नहीं दिया दबंगों पीट दिया। ठाकुरों ने अभी आगरा में, कल परसों की बात है, आगरा में दलित की बारात निकल रही थी, डीजे की आवाज नहीं पसंद आई ठाकुर साहब को, ठाकुरों ने दूल्हे को खींच करके कॉलर पकड़ के खींचा और खूब पीटा। शादी की रस्म वसम नहीं पूरी हो पाई और 12 घंटे तक एफआईआर के लिए जो है वो गिड़गिड़ाते रहे। सब छपियां खबरें लगी हुई हैं, गोदी मीडिया दिखाता नहीं, उस पर डिबेट नहीं करता। तो बेशर्मी में ईडी का अनिल देशमुख से लेके हेमंत सोरेन तक कितने जगह फजीहत हुई है, कितने जगह कोर्ट ने क्या क्या शब्द, वो शब्द अगर किसी भी, जिस व्यक्ति के अंदर सम्मान हो, आत्मसम्मान हो, स्वाभिमान हो, अगर वो शब्द इस्तेमाल कर दे अदालत उसके लिए, तो फिर घर से 1 महीना नहीं निकलेगा कि यार क्या मुंह लेके जाए, अदालत ने तो ऐसे कहा था हमको। लेकिन ये बेशर्म अगले दिन फिर किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अभी कहा, राहुल गांधी रवाना हो गए, 25 तारीख को हियरिंग की डेट है राहुल जेवनी कोर्ट में, वो चले गए, उनका भाषण होना है यूनिवर्सिटी में। विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए उतना ज्ञान होना चाहिए ना, विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए। अब टेलीप्रॉम्प्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले विश्वविद्यालय में तो भाषण देने के लिए बुलाए नहीं जाएंगे, स्पीच देने के लिए। पता चला वो भारत जैसा थोड़ा है कि वहां पर विश्वविद्यालय में कहे कि नाली में से गैस निकला और चाय बनाई और वहां के विश्वविद्यालय के बच्चे ताली बजाने लगे। उस विश्वविद्यालय में बड़ी बजीयत हो जाएगी। नहीं आशीष भाई, आप फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, प्रतिभा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने आपको एक दिन पहले भी तथ्यों सहित बताया था कि अभी तक जो विश्व गुरु है हमारे, वर्ल्ड लीडर जो है डक्कापति, वो 14 किताबें लिख चुकी हैं। आप उनकी प्रतिभा के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, माफ कीजिएगा, ये गलत बात है। उन्होंने अपनी अनपढ़ माँ को चिट्ठियां लिखी कि नहीं लिखी? आप बताइए, लिखी कि नहीं लिखी? तो बताइए आप। उसके बाद हाउ टू एग्जाम वॉरियर्स लिखी कि नहीं लिखी? लिखी भैया। एग्जाम वॉरियर्स लिखी कि नहीं लिखी? देश के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे और आपकी समझ में नहीं आता, उस सब के एक्सपर्ट वो है नहीं। आप मुझे पूरे हिंदुस्तान में 144 करोड़ आदमी है, एक नॉन बायोलॉजिकल को छोड़ करके किसी की डिग्री पे एंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ दिखा दीजिए और आप उस आदमी को अंडर एस्टिमेट करें, वो गलत बात है। मैं आपसे एग्री नहीं करता। ऐसी प्रतिभा का स्मरण करना चाहिए आपको। जो टेलीप्रॉम्प्टर पर आपने सवाल पूछा अडानी का, उन्होंने क्या कहा? हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कितना गजब का प्रस्ताव है। आप पढ़ सकते हो क्या? ये पढ़ के दिखाओ भैया। हम लोग जाते थे, हम लोग भी स्कूल में गए हैं, स्कूल में तो गए ही हैं, निबंध आता था तो जो कई बच्चे, हम लोग के कई ऐसे मित्र रहे हैं कि जो घर से निबंध रट के आए हैं, वही वाला निबंध वो लिख देते थे। वो निबंध किसी पर सवाल में, किसी पर निबंध हो, निबंध अगर निबंध उन्होंने पढ़ा है गाय पे,
तो गाय का ही निबंध लिखेंगे, वो भले निबंध उसमें आ गया, सवाल में आ गया कि 500 शब्दों में निबंध लिखिए महात्मा गांधी पे, वो गांधी के बजाय गाय पे लिख के चले आते थे। नहीं नहीं, उसका तो एक आखिर में उदाहरण है, उसका एक उदाहरण है कि माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करके चले गए, माई फादर का ऐसे आ गया वहां पर। तो उसने पूछा, आशीष चित्रांशी विद्वान थे वहां पे उस ग्रुप में, तो पूछा यार क्या करना है, तो वो बेचारा अपने एग्जाम की तैयारी में टेंशन में था। उसने कहा क्या, बोला कुछ नहीं, फ्रेंड की जगह फादर लिख दे, जहां जहां फ्रेंड आता वहां फादर कर दिया। तो उसने लिखा आई हैव मेनी फादर्स बट मिस्टर आशीष चित्रांशी इज माई बेस्ट फादर, और वहां से शुरू किया उसने पूरे का पूरा। तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं जो हमारे यहाँ बड़ी दुर्दांत है। आप सोचिए कि आप अडानी का सवाल पूछो, वसुधैव कुटुंबकम टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और फिर वो भाव भंगिमाओं के साथ जिस तरीके से जवाब दिया गया वो अपने आप में कमाल था, ठीक है ना। और आप उस व्यक्ति की अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो देखिए, ये मैं इसको मैं ही मानता हूँ, मैं नहीं नहीं इसके नहीं, सख्त खिलाफ हूँ। हाँ। मैं एक कदम पीछे अपने पांव खींच लेता हूँ, और इनको पढ़ाने, इनकी किताबें पढ़ाने के लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी। लेकिन हम विषयांतर हो गए, क्षमा करें दर्शक, विषयांतर हम थोड़ा सा हो गए, कई बार चर्चाओं में होता है, विषय खोलने के चक्कर में विषयांतर होते हैं हम लोग। फिर मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। राहुल गांधी ने जाने से पहले, जहां से हम विषयांतर हुए वहीं से जोड़ते हैं। राहुल गांधी ने जाने के पहले जो खबर है वो ये है कि उन्होंने कहा, तमाम जो लीगल एडवाइजर्स, उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में ही, और हम जाएंगे तारीख पर। मतलब हम जो सीक्वेंस है न्याय की, न्यायपालिका की, हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उसी क्रम को फॉलो करेंगे, और राउज एवेन्यू कोर्ट में हम जाएंगे। क्या ईडी की चूक तो एक तरफ आप रखिए, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग से एक मीटिंग की है इस ईडी के केस पर, चार्जशीट पर एक अलग मीटिंग की है रणनीति बनाने के लिए कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे और अदालत में भी लड़ेंगे? क्या इस मामले को, नॉर्मली होता है ना कि भैया हम हाई कोर्ट चैलेंज कर किए ना, राउज एवेन्यू कोर्ट में लड़ेंगे, हम वहीं उसी अदालत से शुरू करेंगे लड़ाई, वहां हारेंगे उसके ऊपर जाएंगे, वहां हारेंगे उसके ऊपर जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी इस मौके को ढंग से भुनाने की तैयारी कर चुकी है? क्या उसके साथ एक सप्लीमेंट्री सवाल उसी को घुमा दें हम, क्या ये ईडी की चार्जशीट या राहुल और सोनिया को फिर से ग्रिल करने की कोशिश, ये सेल्फ गोल कर लिया है मोदी जी ने, मोदी और शाह ने, क्या सेल्फ गोल कर लिया है? आशीष भाई देखिए, ये एक बहुत ही लीगल और टेक्निकल मामला है, बहुत बारीक मामला है, और आपने भी इसमें बहुत डीप स्टडी की है, और मैं तो लगातार उस दिन से पढ़ ही रहा हूँ। दो तीन चीजें इसमें आपको देखने की, एक तो राहुल गांधी की कंप्लीट चुप्पी है इसके ऊपर। क्यों? हाँ। क्यों? क्योंकि उनके लीगल एडवाइजर्स उसमें कौन कौन लोग हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसी जो लीगल बैटरी है उनकी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई परवाही करने की जरूरत नहीं, पहले से भी वो इस मामले में जो कुछ भी है बेसिकली, एक तो ये मामला देखिए आपके, जो मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज ए ब्लैक एंड व्हाइट केस। ये कोई उस तरह का क्राइम नहीं है, कोई मर्डर हो गया, चोरी होगी, डकैती होगी, ये सारे कागजों की हेरा फेरी का मामला है। आपके खाते से मेरे खाते में, मेरे खाते से आपके खाते में, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, उसके लिए तो कोई मना ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भाई 90 करोड़ रुपए का कर्ज था एजेएल के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने सारे का सारा अकाउंट ट्रांसफर कर रखे, हर चीज का बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, कहीं कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ है, कहीं कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, कहीं कोई ओनरशिप चेंज नहीं हुई है, कहीं कोई पैसा उससे लिया नहीं गया है, कहीं कोई बिक्री नहीं की गई है। तो केस किस बात का है? कहीं कोई एक धेले का, अरे वो तो एजेएल तो पहले ही मना पड़ा, उसके पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं, टेलीफोन और इंटरनेट का बिल देने की जरूरत पैसे नहीं उनके पास, उनके यहाँ कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग कर लोगे? लेकिन चलिए, वो एक लीगल मामला, उसकी मेरिट्स में हम नहीं जा रहे। राहुल गांधी का खेल समझिए क्या है, वो हर चीज पर सरकार को एम्बेरस करने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि सरकार वीक विकेट पे है। आपने एक केस देखा हुआ सावरकर वाला, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा, केस तो डेफेमेशन का था, हाँ। और उन्होंने क्या गल कर दिया कि जी मुझे पूरे के पूरे इसको रेगुलर कंप्लेंट के तौर पर लिया जाए, और मैं इसमें सारे तथ्य सावरकर के बारे में रखना चाहता हूँ पुणे में। और वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है। कोर्ट ने कह दिया रख दीजिए, अब कहां जाओगे? वो तो पहली बात तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, जितना इन्होंने सावरकर को ऊपर उठाया गांधी और नेहरू के सामने, उस सारे के अंदर वो हुआ। अब वो उस पर अदालती चीजें हो जाएंगी। इस केस में भी क्या होगा कि ये हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये हर जगह, जैसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पहले तो उसकी कॉग्निजेंस होगी 25 तारीख को, वो किस दिशा में जाता है, और पहला ही ये होगा कि साहब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं होने के कारण इसको उड़ा दिया जाए, सीधी सीधी बात, फर्स्ट पॉइंट ये होगा। और आपने देखा होगा अब तक राहुल या सोनिया या प्रियंका ने किसी भी इस मसले पर कोई रिएक्ट नहीं किया है, पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप। क्यों?
क्योंकि उनको ये लगता है कि ये वो मौका है जब इनको एक्सपोज करने की जरूरत है, ईडी को भी और सरकार का जो आपस का एक ईर्ष्या भाव है, एनिमिकल जो सरकार का स्टांस है, वो उसको एक्सपोज करने की फिराक में है। और इसमें बेसिकली कानूनी नुक्ते की तो छोड़ दीजिए आप, जब 1 रुपया आपसे आया नहीं और मैंने लिया नहीं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, मुझे ये समझाइए आप। तो ये बेसिकली शब्दों का खेल करके फंसा तो लिया, और ये पहली बार नहीं हुआ, गांधी परिवार के खिलाफ तमाम इन्होंने केसेस किए, वो हेलीकॉप्टर वाला मामला था, तमाम चीजें थी, क्या निकला उसमें से। तो बेसिकली क्या है कि जल्दबाजी में किया गया कारनामा है, इसमें वो सब इसके मजे लेंगे। कोर्ट के अंदर ऑलरेडी रेगुलर बेल पे है, कोई समस्या नहीं है। ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे थे 3 दिन पहले, अगर आपने देखा हो तो, जब ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हुई कि इनको तो अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही ना करा दिया हो ये सारा खेल। जब आप कभी राहुल की नागरिकता का खेल करते हैं, कभी कुछ, क्योंकि उनकी तो पर्सनल है। लेकिन जब सरकार में आप होते हो तो आप सरकार को बहुत सारी अपनी छवि की भी चिंता होती है, अपनी एजेंसीज की छवि की भी चिंता होती है। इस केस में कोई डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, पहले राउज रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे, उसका जवाब दवा वगैरह जो भी है, फिर अगर किसी पॉइंट पर राहत नहीं मिलती है, वहां से हाई कोर्ट का रास्ता बनता है फिर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बनता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने यहाँ चार्जशीट डाली, मैं सीधा हाई कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट कीजिए, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले तो मुझे यही डिफेंड करना पड़ेगा, और उसमें भी डिपेंड ये करेगा कि जो जिसके पहले केस चल रहा है जज के पास, उसी के पास ट्रांसफर होगा, ये वो इस पर क्या रुख लेते हैं। और इनके जब लीगल जवाब जाएगा जो कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर सिंघवी साहब ही कर रहे हैं इस पूरे केस को, वो कौन कौन सी चीजें लेते हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दिन ये जो चार्जशीट और ये सारी बात है, देखा था आपने कितना कंफर्टेबली एक एक चीज खोल के रखी। तो जिस व्यक्ति के पास पहले ही ओपन एंड शट डॉक्यूमेंटेशन है, और यही सारी डॉक्यूमेंटेशन भारत सरकार के पास भी है, भाई एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे गए हैं, तो इसमें कुछ बरामद तो आपको करना नहीं, दोनों बैंकों की स्टेटमेंट चाहिए बस। कुछ बिका है तो वो बता दीजिए, कुछ खरीदा है तो वो दिखा दीजिए। मैंने अकाउंट से कुछ लिया है तो मेरे पास आया होगा, मेरे यहां से कुछ गया है तो वो गया होगा। तो ये वो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये ब्लैक एंड व्हाइट केसेस होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं इसको। अगर कुछ हुआ हो तो सवाल ये कि क्या कोई क्राइम हुआ है। जो कंपनी बनी, जो यंग इंडियन बनी, वो तो नो प्रॉफिट कंपनी है। जब नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जब तनख्वाह ले नहीं सकते, कोई भी खर्चा आप ले नहीं सकते, कोई फैसिलिटी आप ले नहीं सकते एज डायरेक्टर और शेयर होल्डर, तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग कहां से कर दी फिर। तो मुझे तो ये सारे का सारा मतलब ऑल्दो इट्स ए सब्जुडिस मैटर, लेकिन ओवरऑल जो सारी चीजें रखी गई है जिस तरीके से, दे आर क्वाइट डाउटफुल इन ए वे। और उसका बेसिकली क्या है, मुझे लगता है अब इस केस का निपटारा हो ही जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। पिछले ईडी डायरेक्टर ने आपने देखा होगा, एक बार ये भी हुआ था कि इसमें केस में कुछ नहीं है, उन्होंने कहा था कि इट शुड नॉट बी प्रोसीडेड विद, लेकिन उसके बाद फिर सारी चीजें चलती रही। तो ये मोदी जी का एक टिपिकल स्टाइल है। ईडी और सीबीआई को भी तो कोई काम चाहिए ना भाई, सारा दिन खाली तो नहीं बैठेगी। और राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना है तो उनका काम आधा कट आउट हो जाता है, वरना तो उनके पास पूरा देश है। लेकिन जब सिर्फ अपोजिशन करना हो तो आधा रह गया, और अब तो विपक्ष आधे में भी नहीं, अब तो 20-25% में ही बचा है। अब सारा फोकस उधर करवाते हैं वो। लेकिन ये कंप्लीटली जो मुझे लगता है कि जिस तरीके की फैब्रिकेशन इसमें है, और जो सरकार जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है उसको, वो काफी डाउटफुल है। उसको कोर्ट के अंदर प्रूव करना बहुत चैलेंजिंग होगा, केवल एक ही लाइन पे कि जब मनी नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कहां से हुई, जब टाइटल चेंज नहीं हुआ तो मैंने लाभ कैसे उठा लिया। सब कुछ तो एजीएल के नाम है, यंग इंडियन के नाम तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सेल डीड नहीं है, कोई टाइटल चेंज नहीं है, वो खुद ही कर्ज में डूबे पड़े हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे संभव, आप बता दीजिए। हम तो लेमन की भाषा में बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि राहुल गांधी की रणनीति है कि एम्ब्रेस करने की मोदी जी को, अमित शाह को। भाई ये मैं नहीं मानता, क्योंकि राहुल गांधी कोई रणनीति हो, मोदी और शाह सीधा कहते तुम कितना भी एम्ब्रेस करोगे हम होंगे ही नहीं एम्ब्रेस, हम नहीं होंगे एम्ब्रेस। आप क्या कैसे करोगे एम्ब्रेस, हम नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन एक बात, जितना आपने बताया ब्लैक एंड व्हाइट है मामला, सब ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई मामला नहीं बनता, ये बात आप संबित पात्रा वगैरह को क्यों नहीं समझा रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं हेमंत भाई? नहीं, देखिए, संबित पात्रा को समझाने का मेरा राशि कभी भी नहीं था। हम तो अपने दर्शकों के सामने जितनी हमारी छोटी अल्प बुद्धि है, उसमें जो स्टडी करके, जो छोटा मोटा हम जान सकते हैं, कोशिश करके, रिसर्च करके। अब आपके पास आने से पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के 3 वकीलों से बात की। अब मैं आज शो भी लेट हो गया इस चक्कर में, तो हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब तक तथ्य पूरे ना हो, सारी चीज पूरी ना हो, हम कोशिश करते हैं ना, बेशक शो छूट जाए कोई बात नहीं। तो संबित पात्रा के लिए उनके पास रेडीमेड मामला, उनके पास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है भाई साहब,
नहीं। उनके पास जो ज्ञान है वो तो भगवान मुझे और आपको तो उस ज्ञान से बचा के रखे। उनका तो अगर एक अंश भी आ गया तो हमारा चैनल बंद होने में 2 घंटे में लगेंगे। उनकी तो आईटी सेल की यूएसपी है। देखिए, उस रस्सी का सांप बनाना है कोई भारतीय जनता पार्टी से। जिस असम के मुख्यमंत्री के बारे में आपको ध्यान है अमित शाह जी ने कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जबरदस्त किस्म की किताबें छाप दी और फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया अपनी पार्टी में लेकर के। अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बॉम्बे के अंदर स्टेज से कहा कि 70,000 करोड़ का घपला, तो उस व्यक्ति की आईडी नहीं गई, उसको डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि अडानी और अंबानी के यहां से बोरों में भर के काला धन, उसके बाद ईडी तो नहीं गई अंबानी और अडानी के यहाँ पे। बताइए भाई, प्रधानमंत्री से बड़ी किसी अथॉरिटी को आप हिंदुस्तान में जानते हैं क्या आशीष भाई? 2 केसेस में उन्होंने नाम लेके कहा, बॉम्बे में कहा उन्होंने अजीत पवार का, कहा कि नहीं कहा? और यहां पर नेचुरली करप्ट पार्टी का एनसीपी, और यहां अंबानी और अडानी का नाम लेके कहा बाकायदा कि कितना धन लिया है बोरों के अंदर टेम्पो में भर भर के। वहां तो सीबीआई ईडी आज तक नहीं गई। इसका मतलब तो सीबीआई ईडी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानती। भाई, कोई छोटा मोटा इन्फॉर्मर सूचना दे आशीष भाई, उसकी बात को तो आप वायलेट कर सकते हो, ना सुनो, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अजीत पवार के बारे में, प्रधानमंत्री ने कहा। आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सब ब्लैक एंड व्हाइट है, सब ठीक है, चार्जशीट डस्टबिन में चली जाएगी, रद्द हो जाएगा। अनुराग ठाकुर संबित पात्रा से भी ज्यादा, अब आपको जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञानी को लाएंगे अब चर्चा में। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विज्ञापन देना है तो अपनी जेब से दें। हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देती है? बात तो बड़ा जबरदस्त कहा है। क्यों देते हैं भाई हेमंत भाई, क्यों देते हैं विज्ञापन? अनुराग ठाकुर जी आईएंडबी मिनिस्टर रहे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उनसे ज्यादा डीएवीपी का ज्ञान किसी को हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने उनकी पार्टी गूगल पे कितना देती है, उनकी जो भारत सरकार है गूगल पे कितना पेमेंट करती है एडवर्टीजमेंट का। चलो वो भारत सरकार में एजेएल में इनको दे देते होंगे, वो तो अपने देश का अखबार है, आजादी के जो दौर का अखबार है। ये विदेशी कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन मैक्सिमम कौन देता है, क्यों देता है? हाँ, इसका जवाब दे दीजिए ना आप। अच्छा, छोड़ दीजिए सारी बात, हिमाचल सरकार पे तत्काल बैन लगाइए विज्ञापनों का, लेकिन साइमल्टेनियसली जो मोदी का जो है उसमें भी लगा दीजिए फिर। आपको जानकर हैरानी होगी ब्रदर, जो स्वच्छता अभियान है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसका जो टोटल खर्चा है ना बजट के अंदर, जो एलोकेशन है उसका 60 से 70% पता है किस बात पे खर्च होता है? केवल विज्ञापन पर, ओनली एंड ओनली एडवर्टाइजमेंट। उस स्कीम के अंदर और कुछ हुआ कि नहीं, आपको आरटीआई लगा लीजिए, सीधा आता है 60 से 70% केवल विज्ञापन पे। मैं दर्शकों के लिए आखिर में इसलिए दिखा रहा हूं अनुराग ठाकुर वाला, ये पांचजन्य है, पांचजन्य। ये देखिए, इस पे इफको का विज्ञापन लगा हुआ है। ये पांचजन्य आप खोलने जाएंगे, पांचजन्य आप खोलिए, या तमाम जो ऑर्गेनाइजर है ये सब, इन पे क्यों विज्ञापन जाते हैं ये देखिए, ये देखिए, मैं और दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देख रहे हैं पांचजन्य, ये पांचजन्य है। पांचजन्य नाम अभी बाकी बता देंगे, 30 सेकंड और अभी मैं हेमंत भाई को दूंगा। ये देखिए आप, चेंज भी हो रहा है, ये देखिए, ये है मोदी जी की फोटो लगी हुई सरकारी विज्ञापन, कौन सा भारत, बड़ा फॉन्ट छोटा छोटा है इसका। ये जो सरकारी योजना है, हाँ, विकसित भारत तो 2000, ये देखिए, 2047 विकसित भारत 2047। अब आप बताइए, ये सरकारी विज्ञापन पांचजन्य पे क्यों चल रहे हैं? अनुराग ठाकुर से, मतलब अनुराग ठाकुर पूरे देश में भाजपा की राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें ऑर्गेनाइजर को दे, कमल संदेश को दे, पांचजन्य को विज्ञापन बांटे, बस तब यही इसके लिए चार्जशीट बनाते हैं ना कि नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया जाए। फिर ये काहे कितना तामझाम झमेला पाल रहे? उत्तर प्रदेश का विज्ञापन न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाए, टाइम्स मैगजीन में छप जाए, सब चलेगा, सब चलता है हेमंत भाई, ये नहीं चलता। नहीं, वो जो कहे वही सही। देख, आईएंडबी मिनिस्टर है, वो अथॉरिटी है इस सब्जेक्ट, और जो पांचजन्य है उसका तो बनता है भाई। अगर आज नहीं मिलेगा तो क्या कांग्रेस की सरकार में मिलेगा उनको?
लेकिन फिर वही बात है कि मुझे आपके ऊपर पत्थर फेंकने से पहले एक बार अंदर झांक लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। कि अनुराग ठाकुर वगैरह को पता है कि तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो उसका कोई जवाब कोई अखबार नहीं छापेगा, तो जो तुम कहोगे नैरेटिव वही है, उसी प्लैंक पे लगातार खेलते हैं। आपने कहा ना संबित पात्रा को मेरे और आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है उनको, वो बेसिकली अज्ञान की फैक्ट्री है। आप समझिए उस बात को, मिस इन्फॉर्मेशन। आप और मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए टक्कर मारते फिरते हैं, उनके पास रेडीमेड मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा मिस इन्फॉर्मेशन बैंक है, और इतना बड़ा बैंक है जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से एक निकाल लेते हैं कोई भी पकड़ के, और पूरी बीजेपी देखिए एक सुर में पूरे देश में लग जाती है, पूरे तुरंत और सारे के सारे भगत उस पर टूट पड़ते कि ओहो ये तो आज का मामला आ गया। अभी थोड़ी देर में देखिएगा आपकी टाइमलाइन पाएंगे बहुत सारे आशीष चित्रांशु और हेमंत त्रिक को राष्ट्रद्रोही और जो रोज करते हैं वो करेंगे। तो बेसिकली ये जितना सारा सिस्टम है ना, इसके लिए बड़ी तपस्या और मेहनत लगती है। तो बीजेपी ने, मोदी जी ने, शाह साहब ने, आरएसएस ने इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट की है, और वो आज तक उनको फल दे रही है। आने वाले समय में वो किस दिशा में जाएगा वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये गांधीज और ये फलाना ये लीगल इश्यूज ये चलते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि नैतिकता से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किस रूप में मोदी और उनकी एजेंसियां लेते हैं, ये केस उसकी भी एक कसौटी होगा। ये देखा जाना होगा कि जुडिशरी किस रूप में लेती है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हम लोग तो गांव देहात के आदमी, मैं अक्सर उसी एग्जांपल्स को कोट करता हूं, ऐसे ही जो देसी गांव देहात से जुड़े हुए आपको समझ में आए। देखिए, सामूहिक एक सुर में झूठ बोलना एक कला है। गांव में लोग कहते थे पहले कि सियार होता है ना, एक सियार हुआ करता है तो पूरे सियार हुआ 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 करने लगते हैं। तो वो जो है, कई बार हम लोग अपने आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं, पशु पक्षी पौधों से भी। तो वो प्रवृत्ति शायद सीखा कि एक ने किया हुआ तो सबने किया हुआ 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 हुआ, वो आवाज निकालने लगते हैं, अपनी जो है ध्वनि, जो उनकी आवाज होती है वो निकालने लगते हैं। तो वैसे ही ये झूठ सामूहिक रूप से जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो। मोदी जी का एक क्लिप आपने सुना होगा, झूठ बोलो, झूठ जोर जोर से बोलो, झूठ बार बार बोलो। तो जब ऐसे ही झूठ बोला जाएगा तो आपको सतर्क रहना होगा। इसीलिए ये जो पेंच फंसा है, ये पेंच कहीं आपको दिखाया नहीं गया कि ईडी का एक पेंच फंस गया है, और ये पेंच ऐसा फंसा है जिसमें फजीहत सबकी होगी, मोदी, शाह, ईडी सबकी होगी। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर कोई ना कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। हेमंत भाई साथ में होंगे, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत दत्त। नमस्कार। नमस्कार।